साथियों, पुस्तक शिक्षा व्यवस्था कैसी हो प्रवचन जन्म शताब्दी पुस्तक माला 20 से पढ़कर सुना रहे थे। उसी क्रम में पिछले वीडियो के क्रम में आपको पढ़कर सुनाते हैं। प्राइवेट नौकरियों की तो बात अलग है, वहाँ उसकी व्यवस्था का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। सरकारी नौकरों का अंदाज लग सकता है और उस तरह की नौकरी के स्कूल, सरकारी सेवा और प्रशासनिक ढांचे के बारे में प्राथमिक शिक्षा से ही जानकार बने ताकि वो उस मशीनरी में ठीक से फिट हो सकें। इस तरीके से खासतौर से सरकारी नौकरियों के बारे में इस अनुपात से ही शिक्षण दिया जाना चाहिए और अनावश्यक लोगों की भर्ती पहले ही बंद कर देनी चाहिए ताकि किसी तरह की समस्या खड़ी न हो, बेकारी की समस्या न हो, बेरोजगारी की समस्या न हो। साथियों, शिक्षा के साथ स्वावलंबन कुटीर उद्योग। शिक्षा का एक और भी उद्देश्य होना चाहिए कि वह स्वावलंबन शिक्षा के बारे में कुटीर उद्योगों पर ध्यान दे। अपना देश इस तरीके से बिखरा हुआ है, उस बिखरे हुए देश में बड़े उद्योग देहातों में चल नहीं सकते। बड़े व्यवसायों के लिए केवल शहरों में गुंजाइश है, छोटे देहातों में बड़े व्यवसाय नहीं हो सकते। बड़े व्यवसायों को बड़ी पूंजी लगानी पड़ती है, बड़ी मशीनें भी लगानी पड़ती हैं। इसलिए हमारे देश में जो बहुत ही गरीब देश है, पिछड़ा हुआ देश है, फैला हुआ देश है, कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। जापान की आदर्शवादिता। साथियों, जापान ने भी जो उन्नति की है कुटीर उद्योगों के माध्यम से की है। उन्होंने गांव-गांव, घर-घर और मोहल्ले में इस तरह का प्रयत्न किया है कि हर व्यक्ति का जो श्रम बच जाता है, जो समय बच जाता है, उसका उपयोग किया जा सके। जापान में पढ़ने के बाद में स्कूली बच्चे भी कुछ काम कर लेते हैं अपने घर में लगी हुई मशीनों के द्वारा। महिलाएं खाना पकाने के बाद और घर की व्यवस्था बनाने के बाद जो बच्चों को संभालती है, घर में रहती है, उनके लिए भी ऐसे गृह उद्योग मिल जाते हैं जिसमें कि वे कई घंटे काम कर सकें, कई घंटे काम करके जीविका कमा सकें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्रम का उपयोग करने के लायक कुछ काम मिल सके, इसकी बहुत सख्त जरूरत है। उसके बिना हमारी आर्थिक व्यवस्था का सुधार नहीं हो सकता। एक आदमी कमाए और सारा घर खाए, ये क्या बात है? एक कमाता है, बाकी लोग जो समर्थ हैं, बड़ी उम्र के हैं और जो काम करने में समर्थ हैं, उनको काम क्यों नहीं मिलना चाहिए? इतने आदमियों की श्रम शक्ति बेकार चली जाए और राष्ट्रीय उत्पादन में कमी होना स्वाभाविक, तो राष्ट्रीय उत्पादन में कमी होना स्वाभाविक ही है। एक ही आदमी कमाए, सारा घर खाए, तो घर में आर्थिक संकट होना स्वाभाविक ही है। हर आदमी को किसी न किसी रूप में कमाना चाहिए। यह हमारे समाज की व्यवस्था का काम है, शिक्षा की व्यवस्था का काम है कि ऐसा शिक्षण दे, खासतौर से कुटीर उद्योगों के संबंध में, कि प्रत्येक घर में कोई न कोई उद्योग लगे और उन कुटीर उद्योगों से बनी वस्तुओं को बेचने का और उनको मार्केट में लाने का, बिक्री करने का कार्य कोऑपरेटिव सोसाइटी से होना चाहिए। एक आदमी चीज बनाए और वही बेचता फिरे,
ये क्या ढंग है? साबुन घर में कोई बनाए और वही सिर पर रखकर घर घर में बेचे, तो 1/4 समय बनाने के लिए और 3/4 समय बेचने के लिए। फिर क्या लागत आएगी? बिक्री का काम उत्पादक का नहीं होना चाहिए। उत्पादक अलग हों और विक्रय करने वालों की संस्थाएं अलग हों। इससे बनाने वाले को भी निश्चिंतता होती है, बिक्री के लिए स्रोत भी ठीक बन जाते हैं और बाहर भेजना हो तो वो भी ठीक बन जाता है। हमारे शिक्षण का उद्देश्य स्वावलंबन होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य मानव जीवन की हर समस्या के बारे में व्यक्ति को जानकारी कराना है, जैसे स्वास्थ्य की समस्या, एनाटॉमी से लेकर फिजियोलॉजी तक, हमारे अंग किस तरह से काम करते हैं और क्यों बीमार हो जाते हैं, बीमार हुए लोगों को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, और घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी परिचर्या के लिए और प्राथमिक सहायता के लिए क्या किया जाना चाहिए। ये शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए, पर हम देखते हैं कि ये अंग बहुत कम है। हर आदमी जब बड़ा हो जाता है तो उसको पैसे कमाने पड़ते हैं और उद्योग करना पड़ता है, रोटी कमानी पड़ती है, हिसाब किताब रखना पड़ता है, पर हम ये देखते हैं कि जो सामान्य शिक्षा है उसमें आवश्यक बातों के लिए कोई स्थान नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का एक कुटुंब होता है, परिवार होता है, परिवार की समस्या होती है, स्त्री की समस्या होती है, बच्चे पैदा होने की समस्या होती है, गर्भवती की समस्या होती है, बालकों के विकास की समस्या होती है। जो आदमी कुटुंब बनाता है और कुटुंब में रहता है उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि दुर्भाग्यवश जीवन का इतना महत्वपूर्ण अंग और हमारी शिक्षा में इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं। मनुष्य की राष्ट्रीय समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, धार्मिक समस्याएं, आत्मिक समस्याएं, जीवन के विकास करने की समस्याएं, व्यक्तित्व को ठीक रखने की समस्याएं इत्यादि असंख्य समस्याएं मनुष्य के जीवन में हैं, और ख़ास तौर से आज इस प्रगतिशील जमाने में तो इनकी संख्या और बढ़ गई है। इन समस्याओं के समाधान क्या हो सकते हैं और क्या होने चाहिए, और दुनिया के लोगों ने किस तरीके से अपने देश की आवश्यकता को पूरा किया, कठिनाइयों का समाधान किया, इसकी जानकारी देना शिक्षा का काम है। लेकिन हम देखते हैं कि कूड़े कबाड़ी की तरीके से निरर्थक बातें बच्चों के दिमाग में ठूसी जाती हैं, उसको ज़बानी याद करने के लिए मजबूर किया जाता है। ज़बानी याद करने की क्या बात, ज़बानी याद करने की क्या बात है, प्रश्न है। साथियों, व्यर्थ का ऐतिहासिक शिक्षण, व्यर्थ का ऐतिहासिक शिक्षण, व्यर्थ का ऐतिहासिक शिक्षण, जैसे इतिहास को लीजिए। इतिहास को हमको राजाओं का इतिहास पढ़ाया जाता है, इतिहास में हमको राजाओं का इतिहास पढ़ाया जाता है। कौन सा राजा हुआ? अकबर बादशाह हुआ, बाबर हुआ, हुमायूं बादशाह हुआ, औरंगजेब हुआ और लॉर्ड क्लाइड आया। क्या मतलब है इनका, क्या मतलब है इनका? ये कहानी एक आधा घंटे में समझाई जा सकती है। इसी तरीके से मुसलमान आए, उसके बाद दूसरा आया, तीसरा बैठा, चौथा बैठा, मार काट मचाई, राज किया और भाग गए, मर गए। इससे क्या बनता है और क्या नहीं बनता, इससे क्या लाभ है और क्या हानि। यदि इतिहास पढ़ाया जाना हो तो उस जमाने की परिस्थितियों में परिवर्तन किस तरह से हुआ और उन परिस्थितियों में हेर फेर क्यों हुआ, विदेशी शासकों के आने का
क्या कारण था और शासन व्यवस्था में क्या चूक हुई और जनता से क्या चूक हुई, इस तरह का विश्लेषणात्मक शिक्षण दिया जाए, जिससे कि आदमी परिस्थितियों के हेर फेर के बारे में थोड़ा जान सके, तब तो बात समझ में आती है। हमने भूतकाल का शिक्षण प्राप्त करने के लिए इतिहास पढ़ा और इस तरह के इतिहास का शिक्षण जरा समझ नहीं आता क्योंकि इसका मतलब बच्चों के सिर के ऊपर अनावश्यक भार डालने के बराबर है। आवश्यक विषय ही पढ़ाए जाएं साथियों, आवश्यक विषय ही पढ़ाए जाएं, आवश्यक विषय ही पढ़ाए जाएं। ज्योमेट्री की हर आदमी को क्या आवश्यकता पड़ती है, जरा बताइए ना। ओवरसियर को पढ़ सकती है, इंजीनियर को पढ़ सकती है, पर हर बच्चे को ज्योमेट्री पढ़नी पड़े, इसकी कोई तुक है? ऐसे तो बहुत से विषय हैं जिन्हें कहा जाए ये भी जरूरी होता है, तो जमीन खोदने से लेकर के और आसमान में तारे सितारे गिनने तक सब पढ़ता रहे तो 100 जन्म में भी शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी, 100 जन्म में भी नहीं पूरी हो पाएगी। बच्चों के ऊपर उतना अनावश्यक भार नहीं डालना चाहिए जो जीवन में काम नहीं आता। जीवन में काम आने वाले ज्ञान को सर्वसाधारण के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए और जो विशेष विषय के विशेषज्ञ बनना चाहते हैं उनके शिक्षण की अलग व्यवस्था हो। जैसे कि मान लीजिए ग्रह नक्षत्रों के चाल के बारे में कोई बच्चा रुचि रखता है और अन्य विदेशी भाषा के बारे में उसको कोई ज्ञान है, इच्छा है, उसके लिए अलग से शिक्षण किया जाए। सारे बच्चों पर भार क्यों डाला जाए? शिक्षा की व्यवस्था में प्रत्येक के लिए आवश्यक है कि व्यवहारिक जीवन नहीं, आंतरिक जीवन जो मनुष्य का वास्तविक जीवन है उसको कैसे जिया जाए, इसका परिपूर्ण शिक्षण किया जाना चाहिए। साथियों, शिक्षा और विद्या, शिक्षा उस चीज को कहते हैं जो भौतिक आवश्यकताओं में सहायता कर सकती है। जानकारी का नाम शिक्षा और विद्या उस चीज का नाम जो मनुष्य को कर्तव्यों के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में, सद्गुणों के बारे में, अपने कर्मों और स्वभाव को सही बनाने के बारे में आदमी को आगाह करती है और उसके लाभ हानि समझती है, समझाती है और सही रास्ते पर चलना सिखाती है और बुरे मार्ग से बचना सिखाती है। इस तरह की प्रभावशाली जानकारी का नाम विद्या है और ये विद्या उससे भी ज़्यादा आवश्यक है जिसे शिक्षा कहते हैं। साथियों, शिक्षा का महत्व मैं अभी आपको बता रहा था, वो प्रारंभिक बात थी, लेकिन इससे आगे मनुष्य को समर्थ और सबल, सही और अच्छा, उत्कृष्ट बनाना है तो हमको शिक्षा के साथ साथ में विद्या के अंगों का आवश्यक समावेश करना ही चाहिए। भले ही आप उसको नैतिक शिक्षा कहिए, भले ही उसको सांस्कृतिक शिक्षा कहिए, भले ही उसको आप धार्मिक शिक्षा कहिए, भले ही उसको आध्यात्मिक शिक्षा कहिए, जो भी उसे कहा जाए, नाम कुछ भी दिया जाए, लेकिन उन चीज़ों का समावेश हमारी शिक्षा में अत्यधिक आवश्यक है जो पढ़ते समय बच्चों के मस्तिष्क पर निरंतर ये छाप डालती है कि हमको एक अच्छा नागरिक बनना है, हमको कर्तव्य परायण नागरिक बनना है, हमें समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा बनना है। कभी हमको राष्ट्र का नेतृत्व करना पड़े, समाज का नेतृत्व करना पड़े, किन किन बुराइयों से बचना है और किन किन बुराइयों से समाज को बचाना है,
ये व्यक्ति और समाज के मूलभूत जीवन के अंतरंग जीवन के बारे में जितनी गहरी जानकारी होगी, उतना ही आदमी का व्यक्तित्व, उतना ही आदमी का क्रियाकलाप सही होता चला जाएगा। यह बहुत ही आवश्यक है कि हम किस तरीके से अच्छा और ठीक जीवन जिएं। इस तरह की शिक्षा हमारे देश में होनी ही चाहिए। तो इसके लिए साथियों, गुरुकुल परंपरा का पुनर्जागरण हो। प्राचीन काल गुरुकुल परंपरा को जीवित किया जाए, प्राचीन कालीन गुरुकुल परंपरा को जीवित किया जाए और शिक्षा के साथ साथ अगर संभव हो तो ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि बच्चों को बोर्डिंग में ही रखा जाए। प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली थी और बहुत ही अच्छी और बहुत ही मुनासिब प्रणाली थी। अक्सर देखा यह गया है कि घरों का वातावरण उतना अच्छा नहीं होता और प्रत्येक परिवार में उतनी सांस्कृतिक व्यवस्था नहीं होती। घर में अनेक लोग रहते हैं और अनेक तरह के लोग रहते हैं, उनको अपने साथ मिला करके ही चलना पड़ता है। हिंदुस्तान जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली के देश में मान लीजिए कोई बाप हुक्का पीता है, कैसे मना किया जाए? कोई माँ गाली देने की अभ्यस्त है और लड़ाई झगड़ा करने की अभ्यस्त है, माँ को कैसे घर से बाहर निकाला जाए? घर का वातावरण सही रखना हर एक के बस का काम नहीं, किसी किसी से ही बन पड़ता है। अच्छे वातावरण में जब तक बच्चों को नहीं रखा जाएगा, तब तक बच्चों का नैतिक और सांस्कृतिक और आत्मिक विकास नहीं हो सकता। इसलिए पुरानी पद्धति ये थी कि जहाँ शिक्षण दिया जाए वहाँ उसका उनको संरक्षण भी दिया जाए। ये प्रथा गुरुकुलों द्वारा संभव थी क्योंकि वहाँ महर्षियों के आश्रम में ऋषियों की धर्मपत्नियाँ उत्कृष्ट विचारधारा वाली थी। जहाँ के सहायक अध्यापकों से लेकर के कर्मचारियों तक सब उसी स्तर के बने हुए थे जो बच्चों के ऊपर एक स्वस्थ प्रभाव डालें। बच्चों के लिए कुमार्ग पर जाने के लिए कुछ गुंजाइश जहाँ न हो, गाली देने की कोई गुंजाइश न हो, कामचोर बनने और आलस में पड़े रहने के लिए कोई गुंजाइश न हो, बुरे लड़कों के साथ में खेलने की कोई गुंजाइश न हो। इस तरह की सारी गुंजाइश जहाँ नहीं रहती है, वहाँ का वातावरण बढ़िया बन जाता है। वातावरण का प्रभाव बच्चों के मन और मस्तिष्क पर पड़ता हुआ चला जाता है। जब बड़े होते हैं तो श्रेष्ठ नागरिक होते चले जाते हैं। आज भी इसी तरह की शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। बच्चों को जब माँ बाप खाना खिलाते ही हैं, बच्चों को जब माँ बाप खाना खिलाते ही हैं, कपड़ा पहनाते ही हैं, फीस और पढ़ाई का खर्च देते ही हैं, तो उनको आंखों के आगे रख करके खर्च उठाया जाए, ये क्या बात है? ऐसा भी तो हो सकता है जो खर्च माँ बाप बच्चों के लिए उठाते हैं, वह खर्च उस तरह की शिक्षा प्रणाली के लिए गुरुकुल को दे दिया जाए। वहाँ बच्चों की न केवल शिक्षा बल्कि सारी की सारी दिनचर्या का क्रम ढाला जाए। अपनी शिक्षा में इस तरह की क्रांति की आवश्यकता है, जहाँ बच्चों की पढ़ाई से लेकर के उनकी दिनचर्या, उनके विचारों करने की शैली से लेकर बौद्धिक व्यवस्था, बौद्धिक ज्ञान के अभिवर्धन की पूरी गुंजाइश रहे। मित्रों, साथियों, भावी पीढ़ी के नव निर्माण को एक राष्ट्रीय कर्तव्य मानकर दूसरे स्रोतों से खर्च में कटौती करें। अच्छा हो कि ये अपनी भावी पीढ़ियों का निर्माण करने के लिए अगर इस सिलसिले में थोड़ा ज़्यादा भी खर्च उठाया जाना आवश्यक हो तो उठा लिया जाना चाहिए,
तरह तरह के टैक्स लगाए जा सकते हैं या दूसरी चीज़ों पर कमी की जा सकती है। ये जो कि मनुष्य के जीवन और मरण का प्रश्न है, नई पीढ़ी का प्रश्न है, आदमी को बनाने का प्रश्न है। आदमी को बनाने का मतलब समाज को बनाना, राष्ट्र को बनाना, भावी व्यवस्था को बनाना। उसके लिए अगर हमको शिक्षा पर खर्च भी करना पड़ता हो और टैक्स भी देना पड़ता हो और सरकार को बड़ी व्यवस्था भी बनानी पड़ती हो, तो भी इसके लिए प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा और विद्या की उपयोगिता और शिक्षा के स्वरूप के बारे में हर विचारशील आदमी को चिंतन करना चाहिए। अपनी इस राष्ट्र की प्राथमिक आवश्यकता और महती आवश्यकता का समाधान करने के लिए ऐसा हल ढूंढ के निकालना चाहिए जिससे अपना देश शिक्षित बन सके, साक्षर बन सके, विद्यावान बन सके, गुणी बन सके और व्यक्तित्व का विकास करने वाला बन सके। ऐसे व्यक्तित्वों का विकास और ऐसी शिक्षा प्रणाली ही हमारे देश को ऊंचा उठा सकती है, हमारे धर्म और संस्कृति को और राष्ट्र को मजबूत बना सकती है और विश्व शांति का आधार बन सकती है। आज की बात समाप्त। ओम शांति। तो साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा।